बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कंवारी बहन हर रात को डॉक्टर का लिबास पहनकर कमरे में चली जाती और खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। कहती कि मरीज चेक करने जा रही हूँ। हालांकि हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक होता था, लेकिन वो तो सुबह होते ही हजारों रुपए अम्मा को दे देती। तो मैं बहुत हैरान होती। एक दिन राज जानने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। जो ही डॉक्टर का लिबास पहनकर कमरे में आई तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं अम्मी और बाजी के साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी। मगर आज बाजी कुछ मुख्तलिफ से लग रही थी। वो बार बार दीवार पर लटकती घड़ी को देखती और जल्दी जल्दी निवाले तोड़कर मुंह में डालती जा रही थी। जैसे ही घड़ी पर रात के 8 बजे बाजी ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगी, तो अम्मी ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया और इस्तफसार करने लगी कि जमीला, तुमने ये खाना क्यों छोड़ दिया और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो बोली, अम्मी, मरीज चेक करने जा रही हूँ। 8 बज चुके हैं, अब मुझे जाना है। इतना कहकर बाजी अपने कमरे में चली गई थी और फिर कुंडी लगने की आवाज भी आ गई थी। अम्मी ने मेरी जानिब मशकूक निगाहों से देखकर पूछा, ये जमीला क्या कह रही थी? मैं अम्मी के कड़े तेवर देखकर डर गई और बोली, अम्मी, मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। खैर, अम्मी ने कंधे उचका दिए और बोली, बड़े दरवाजे को तो ताला लगा दिया था ना? मैं बोली, जी अम्मी, लगा दिया था। अम्मी ने सर हिला दिया। दरअसल घर में फ़कत हम 2 बहनें और अम्मी ही हुआ करती थी। ना ही कोई भाई था और ना सर पर बाप का साया। इसलिए अम्मी मगरिब की अजान के बाद बड़े गेट को ताला लगा दिया करती थी। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और बाजी कह रही थी कि वो मरीजों को चेक करने जा रही हैं। बात तो अजीब ही लगती थी, क्योंकि इससे कबल उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी। मगर हमने जमीला बाजी की बातों का असर नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का ना तो कोई सर था और ना ही पैर। मैं और बाजी एक ही कमरे में सोया करती थी, इसलिए मैंने खाने से फरागत पाकर दरवाज़ा जोर जोर से पीट डाला था, लेकिन बाजी के कान पर तो जूं तक न रेंगी थी। मैं चिढ़ गई और अम्मी से शिकायत करने लगी थी। अम्मी बोली, आज शब तुम मेरे कमरे में सो जाओ, सुबह मैं खुद ही जमीला की खबर ले लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं जलती कुड़ती अम्मी के कमरे में लेट गई थी। दरअसल मेरे कमरे में मेरा रिसाला पड़ा था, जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ रही थी, और अब मेरा रिसाला कमरे में बंद था। खैर, चलते कुड़ते मैं नींद की वादी में खो ही गई थी। सुबह अम्मी ने फजर की नमाज के लिए उठा दिया था। मैं नमाज पढ़कर फारिग हो चुकी थी, जबकि अम्मी कुरान मजीद की तिलावत करने लगी थी। फिर उन्होंने नाश्ता बनाया तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाजी भी अपने कमरे से निकल आई थी। उनको देखते ही अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, ये तुम रात में इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी? और छोटी बहन को भी तुमने बाहर छोड़कर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। ये सब क्या है? तब बाजी ने अपने दुपट्टे के नीचे से अम्मी को हजार हजार के कई नोट निकाल कर थमा दिए थे। अम्मी कभी उन पैसों को देखती तो कभी बाजी को। फिर कहने लगी, जमीला, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए हैं? बाजी कहने लगी, अम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं मरीज चेक करने गई थी। रात भर ड्यूटी देती रही और फिर ये पैसे कमा कर लाई हूँ। अम्मी ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा था। तब मैं बोल पड़ी, बाजी जमीला, ये कैसे मुमकिन है? हमारे कमरे में मरीज कहाँ से आ गए? बाजी ने मुझे डांट दिया और बोली, छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं ये पैसे अपनी फजूल खर्चियों में उड़ाने की बजाय घर की दाल रोटी के लिए दे रही हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? बाजी मुखातिब तो मुझसे थी, मगर मैं जान गई थी कि वो ये बातें अम्मी को सुना रही थी। तभी अम्मी ने वो पैसे थाम लिए, मगर बाजी से कोई सवाल जवाब न किया। बाजी नाश्ता करके उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ। बाजी के जाने के बाद अम्मी मुझसे कहने लगी, तानिया, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपनी बड़ी बहन पर नजर रखोगी। मुझे ये खबर लाकर दोगी कि तुम्हारी बहन इतने ज्यादा पैसे लाई कहाँ से है। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। हमारे घर के हालात बहुत खराब रहते थे। अब्बू अपने तरके में एक दुकान छोड़कर गए थे, जिसे हमने किराए पर चढ़ा दिया था। उससे हमारा अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था, मगर फिर किराएदार ने बड़ी चालाकी से हमारी दुकान हथियाने की कोशिश की थी और उल्टा हम पर ही केस कर दिया था। हम गरीब औरतें कहाँ अदालतों के धक्के खाती। इसलिए अम्मी ने यह मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और ये दुआ की थी कि या अल्लाह, एक दिन तो इस आदमी को मेरे सामने शर्मशार लेकर आना। तब तक हमारा गुजर बसर कैसे होना था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। अम्मी को चचा के बेटे यूसुफ से बड़ी उम्मीदें थी। यूसुफ मेरी बाजी का मंगेतर था। अम्मी ने उससे कहा था कि बेटा, तुम हमारी दुकान वापस दिलवाने में हमारी मदद करो। हम औरतें अदालतों के चक्कर तो नहीं लगा सकती ना। और यूसुफ ने दुकान हाथ से निकलते ही तोते की तरह आंखें फेर ली थी। अब अम्मी फोन करती तो वो फोन भी ना उठाता। एक दिन चाची हमारे घर आई थी, मगर वो खाली हाथ नहीं थी। उनके हाथ में मंगनी की अंगूठी थी जो वो लौटाने आई थी। उन्होंने ये मंगनी तोड़ दी थी। अम्मी तो सकते में ही आ गई थी। वो फूट फूट कर रोती रही थी, मगर बाजी ने ही अम्मी को दिलासा दिया था। वो कहने लगी, अम्मी, औलाद के लिए इस जहां में सबसे ज्यादा जरूरी वालिदैन होते हैं।
जब मैंने अब्बू के जाने पर सब्र कर लिया तो यूसुफ के बदल जाने पर भी सब्र कर लूंगी। आप भी फिक्र न करें। हमें उम्मीद नहीं थी कि बाजी इतना हौसला दिखाएंगी। खैर, जो होना था वो हो चुका था। अब बाजी ये जो पैसे अम्मी को थमा कर गई थी, उसने मुझे शक में मुब्तला कर दिया था। अब हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। हर चीज़ वैसे की वैसे ही पड़ी थी जैसे मैं रात को छोड़कर बाहर निकली थी। मेरे कमरे में ऐसे कोई आसार ही नहीं थे कि यहाँ पर किसी किस्म के मरीज चेक हुए होंगे। बाजी कंबल में मुंह देकर बेखबर सो रही थी, जबकि मैं कमरे की तलाशी लेने लगी थी। मैंने एक एक चीज़ का जायजा लिया था। हमारा कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मुख्तसर था। तकरीबन आधे घंटे में ही मैं अपना पूरा कमरा छान चुकी थी और मेरे हाथ बाजी का राज भी लग चुका था कि वो ये पैसे कहाँ से लाई होंगी। मैं जल्दी से बाहर आई और अम्मी के पास बैठ गई थी। मैं राजदारी से बोली, अम्मी, मैंने पूरा कमरा छान मारा है। मुझे पता चल गया है कि बाजी ये सारे पैसे कहाँ से लाई थी। अम्मी हमतन गोश थी। वो बोली, हाँ हाँ जल्दी बताओ, क्या माजरा है। मैं बोली, अम्मी, चाची उस दिन जो मंगनी की अंगूठी वापस देकर गई थी वो अपनी जगह पर नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि बाजी ने घर के हालात देखकर वो अंगूठी फरोख्त कर दी है और बहाना बना रही है कि मरीज चेक करके आई हूँ। बाजी जमीला 8वीं पास थी। 8वीं पास बंदा डॉक्टर तो लग नहीं सकता। मेरी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरी बेटी शुरू से ही ऐसी है, घर का ख्याल रखने वाली। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी मंगनी की अंगूठी बेच दी। मैं हंसकर बोली, अम्मी, आज रात तो बाजी ये नहीं कहेगी कि मैं मरीज चेक करने जा रही हूँ। आज आप उनसे इस्तफसार जरूर कीजिएगा कि आज क्यों नहीं मरीज चेक किए। तुम्हारा ख्याली अस्पताल हवा में उड़ गया क्या। मेरी बातें सुनकर अम्मी ने मुझे डांट दिया था। वो कहने लगी, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का मजाक उड़ाने की कोशिश की। खैर, मुझे 100% यकीन था कि बाजी आज मरीजों वाला नाटक नहीं करेंगी, इसलिए मैंने कमरे से अपना रिसाला नहीं निकाला था। मगर जो ही रात के 8 बजे बाजी जल्दी से बोली, मैं मरीज चेक करने के लिए जा रही हूँ। आज तो उन्होंने बाकायदा डॉक्टरों जैसा सफ़ेद लिबास भी पहन रखा था। इतना कहकर बाजी ने दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया था। हर सुबह फिर बाजी ने ढेरों पैसे अम्मी के हवाले कर दिए थे। अब वो अंगूठी इतनी कीमती नहीं थी कि उससे इतने सारे पैसे आ जाते। यकीनन बाजी कुछ और कर रही थी। मैं एक लम्हे को अगर ये मान भी लेती कि बाजी सच में मरीज चेक करती है तो ये बात भी मुझे परेशान कर देती थी कि हमारे कमरे में मरीज आते कहाँ से थे, क्योंकि हमारे कमरे में तो कोई खुफिया दरवाज़ा वगैरह नहीं था। छोटा सा कमरा था जिसके कोने कोने से मैं वाकिफ थी। मेरी सारी उम्र वहीं पर गुजरी थी। कुछ रातों से बाजी की यही रूटीन थी। वो कहने लगती कि मरीज चेक करने जा रही हूँ और फिर वो सुबह ढेरों पैसे थमा देती। मैंने सोचा कि चोरी छुपे जासूसी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि बाजी से ही पूछ लेती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। बाजी जब सोकर उठी तो मैं बोली, आपसे एक बात करनी है। वो हमतन गोश थी। कहने लगी, हाँ कहो जो कहना है। मैं बोली, बाजी, आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से। बाजी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो खूनखार निगाहों से मुझे देखकर बोली, मैं जो इतने दिनों से बकवास कर रही हूँ कि मैं मरीज देखने जाती हूँ, तो फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है। मैं बोली, बाजी मरीज कहाँ से आते हैं। बाजी एकदम चीख कर बोली, मैं कह रही हूँ कि मुंह बंद कर लो। मैं बेहद खौफजदा हो गई, इसीलिए जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। बाजी मुझसे फ़कत 2 बरस बड़ी थी, मगर उन्होंने हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। आज भी उन्होंने मुझे डरा कर चुप करवा दिया था, मगर वो मेरे जहन से सवालात तो नहीं मिटा सकती थी। मैंने सोचा कि इस मामले में अम्मी को बाजी पर सख्ती करना चाहिए। इसीलिए मैंने अम्मी से जाकर कहा कि आप जमीला बाजी की तरफ से इतनी गाफिल क्यों हो गई हैं। वो हर रोज़ इतने इतने पैसे लाती कहाँ से हैं। आप उन पर ज़रा सख्ती करें और उनसे पूछें कि ये क्या माजरा है। अम्मी बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो कहने लगी, मैं जमीला से बात करती हूँ तो वो आंखें दिखाकर मेरे पास से ही उठकर चली जाती है। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई हूँ। एक तरफ दिल में ख्याल आता है कि कहीं जमीला अपने बाप की कब्र को रोक तो नहीं लगा रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर सोचती हूँ कि जमीला सारा दिन तो अपने कमरे में सोई रहती है। मगरिब के वक्त मैं बड़े दरवाजे को ताला लगा देती हूँ। न कोई घर से जाता है और ना ही आता है। ऐसे में मुझे अपनी बच्ची पर शक नहीं करना चाहिए। मगर फिर ये पैसे कहाँ से लाती है तानिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी की बेबसी देखकर मेरा दिल भी पसीज गया था। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा कि आप गम न करें, इंशाअल्लाह बाजी की सारी असलियत हमारे सामने आ जाएगी। अम्मी बोली, उस यूसुफ को तो अल्लाह ही पूछे। अगर वो मेरी बेटी से शादी कर लेता तो मेरी बच्ची अपने घर की हो चुकी होती। पीछे रह जाती तुम, तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर तुम्हें भी अपने घर का कर देती और फिर मैं सुकून से मर तो सकती थी ना। मैं अम्मी को दिलासे देती रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। मैंने महसूस किया था कि अम्मी भी बाजी से डरने लगी थी। न जाने ये रोब पैसे का था
या फिर वो जवान औलाद को कुछ बुरा भला कहने से खौफजदा थी। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक बहुत ही प्यारा सा लड़का खड़ा था। उसने बस एक नज़र मुझ पर डाली थी और फिर निगाहें झुका ली थी। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। मैं यूं गुमसुम होकर उसको यकटुक देखने लगी थी। पीछे से अम्मी की करख्त सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगी, दरवाजे के साथ चिपक गई हो क्या? कौन आया है? मैं घबरा गई थी और तब मुझे उस लड़के के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार होती दिखाई दी थी। यकीनन वो मेरी बेइज्जती से महजूज हुआ था। मैं बोली, कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। वो कहने लगा, मेरा नाम जाहिद है। हम कल ही इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं। अम्मी ने ये खीर बनाकर भेजी है। आप मुझे प्लेटें खाली कर दें। मैंने उसके हाथ से प्लेटें थाम ली और घर की तरफ चल पड़ी। अम्मी मुझे घूर रही थी। कहने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी? अम्मी शुरू से ही हम बहनों पर बहुत कड़ी नजर रखा करती थी। मैं बोली, अम्मी, नए लोग हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं। पड़ोसी खीर लेकर आया है। अम्मी एकदम से मुस्कुरा उठी थी। वो कहने लगी, हाय, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पुराने अख्तार को जिंदा रखे हुए हों। तुम उनके बर्तन में आज वाला कीमा डाल दो, मैं पकड़ा देती हूँ। मैंने कीमा डाल दिया था। अम्मी ने मेरे हाथों से प्लेट थाम ली थी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं भी दबे कदमों अम्मी के पीछे ही चली गई थी। अम्मी ने जाहिद के सर पर प्यार दिया और कहने लगी, बेटा, अपनी वालदा से कहना कि वो हमारे घर जरूर चक्कर लगाए। मैं भी उनसे मिलने आऊंगी और आपको खुशामदीद इस मोहल्ले में। जाहिद अम्मी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। मुझे वो लड़का बहुत भला लगा था। फिर मैं अम्मी से पहले ही घर की जानिब लौट गई थी, नहीं तो अम्मी ने मेरे साथ बुरा सलूक करना था। खैर, मुझे उस अजनबी लड़की के साथ ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो बाजी की टेंशन भी भूल गई थी। अगले दिन जाहिद की वालदा हमारे घर आई थी। वो बड़ी मिलनसार खातून लगती थी। कहने लगी, बहन, आपने कल पैगाम भिजवाया था। आज मैं जरा सामान वगैरह संभाल कर फारिग हुई तो सोचा आपके घर से हो आऊं। मैंने उनके लिए चाय बनाई और पकोड़े वगैरह बनाकर उनके सामने पेश कर दिए थे। वो बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, तुम तो बहुत ही सुघड़ लड़की हो बेटी। मैं घर में अकेली होती हूँ, तुम चक्कर लगा लिया करो मेरी तरफ। मेरा एक ही बेटा है जो सुबह काम पर जाता है तो फिर रात गए घर वापस आता है। मैं बोली, जी आंटी, मैं आपके घर जरूर आऊंगी। मैंने दिल में सोचा कि अगर घर पर जाहिद ही नहीं होगा तो फिर मेरे आने का क्या फायदा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इतवार के दिन उनके घर जाऊंगी। हो सकता है इतवार को उसकी छुट्टी होती हो। यूं मैंने बड़ी बेताबी से छुट्टी वाले दिन का इंतजार किया था और बिलाखिर इतवार आया तो मैं अम्मी से इजाजत लेकर कुलसुम खाला के घर चली गई थी। अम्मी बेचारी अपने मसले में इस कदर उलझी हुई थी कि उन्हें दिनों का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा था। मैंने खाला के घर की बेल दी और ये देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी कि दरवाजा जाहिद ने ही खोला था। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हो गया था। वो मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मी ने आपके हाथ के बने पकौड़ों की बहुत तारीफ की थी। न जाने हमें कभी खाना नसीब होंगे भी या नहीं। मैं अपनी तारीफ सुनकर झेंप गई थी, इसलिए बोली, आप जब चाहें हमारे घर आकर पकौड़े खा सकते हैं। वो कहने लगा, आज आप आ तो गई हैं और इत्तेफाक से मैं भी घर में मौजूद हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो हमारे घर में ही पकौड़े बना ले, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने हामी भर ली थी। कुलसूम खाला भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। जाहिद ने अपने प्लान के मुतालिक अपनी वालदा को भी आगाह कर दिया था। वो कहने लगी, जाहिद, बेटी पहली दफा हमारे घर आई है और तुम इसे यूं काम पर लगा रहे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं जल्दी से बोली, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी तो मेरा ही घर है। मैंने एक अदा से कहकर जाहिद की जानिब देखा था। मैं किचन में चली गई तो जाहिद भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो प्याज काटने लगा और बोला, मैं अपनी वालदा की यूं ही मदद करवाया करता हूँ। फिर जाहिद इधर उधर की बातें करने के बाद मुझसे मेरे मुतालिक पूछने लगे थे, बहन भाइयों की तादाद वगैरह। मैं उसे सब कुछ बता रही थी और वो मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। ये देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। फिर मैंने जानबूझकर कुलसूम खाला के घर आना जाना बहुत ज्यादा कर दिया था। हैरत की बात तो ये थी कि अम्मी भी मुझे नहीं रोकती थी। शायद उन्हें भी इल्म हो गया था कि मैं जाहिद को पसंद करने लगी हूँ। उधर जाहिद भी मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली थी। एक दिन तो मुझसे कहने लगा, तानिया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसके इशारे ने मुझे बेइंतहा खुश कर दिया था। मैं अब छोटी बच्ची तो नहीं थी कि उसकी बात ही ना समझ पाती। मैंने झट से कह दिया था, जाहिद, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। एक दिन जाहिद मुझसे कहने लगा, तानिया, तुम तो कहती हो कि तुम दो बहनें हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी दूसरी बहन नहीं देखी। वो क्या करती है? और मेरे सामने मेरी बहन की रूटीन घूम गई थी। वो पागलों की तरह अपने ही घर में डॉक्टरी कोट पहनकर कहती थी कि मरीज चेक करने जा रही हूँ। इसलिए मैंने हंसकर जाहिद से भी कह दिया था कि वो मरीज चेक करने जाती है। जाहिद मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कोई काम क्यों नहीं करती? मैं बोली, मेरी तालीम वाजिबी सी है, मुझे मुलाजमत नहीं मिल सकती। जाहिद बोला, ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर दूं। मैंने नफी में सर हिला दिया था
और जाहिद की आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं, अब कहाँ मुझसे पढ़ाई होती है, अब तो मैं शादी ही करूंगी। जाहिद मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया था। वो बोला, क्यों, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? मैं बोली, हाँ है तो। और इतने में ही कुलसूम आंटी आ गई, तो हम दोनों की बातचीत अधूरी रह गई थी। मैं भी थोड़ी देर बाद अपने घर आ गई थी। घर आकर मुझे अपने आप पर बहुत हैरत होती थी कि न जाने मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैं यूं जाहिद के मुंह पर ही अपने दिल का हाल कह दिया करती हूँ। कुछ दिन तो शर्म के मारे मैं घर से ही नहीं निकल पाई थी कि मुझ में जाहिद का सामना करने का हौसला नहीं था। मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि कैसी बेबाक लड़की है जो मेरे मुंह पर ही अपना हाले दिल बोल देती है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे, मगर ज्यादा दिन मैं जाहिद को देखे बिना नहीं गुजार सकती थी। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैं खाला कुलसूम के घर चली गई थी। मैं और खाला आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद जाहिद भी वहीं आ गया। उसका मिजाज बहुत खराब लग रहा था। माथे पर बल डालकर बोला, तानिया, तुम तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी बहन मरीज चेक करती है। मैं तो समझा कि वो डॉक्टर है, मगर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, जाहिद, आप ही क्या कह रहे हैं? उसने अपना हाथ उठाकर कहा, बस बस, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो चला गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वहां मजीद बैठ नहीं सकती थी। अपने घर वापस आ गई थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था। जाहिद वो पहला मर्द था जो मुझे अच्छा लगा था, और अब उसकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं छत पर बैठकर रोती रही थी। जब दिल का गुबार कम हुआ तो मेरे जहन में जाहिद की बातें घूमने लगी थी। उसने बाजी के मुतालिक ऐसा क्यों कहा? क्या वो जान गया है कि मेरी बाजी क्या करती है? अभी तक उनकी रूटीन से मैं और अम्मी बेखबर थी, मगर फिर ये कैसे मुमकिन था कि जाहिद हमारे घर से दूर रहकर भी हमारे घर के मामलात की खबर रखे हुए था। अब मैंने सोच लिया था कि बाजी के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। अब बस बहुत हो गया। मैं ये सब अकेली तो नहीं कर सकती थी। मुझे अम्मी के साथ की जरूरत थी। मैंने अम्मी से कहा कि आज मैं सरे शाम ही अपने कमरे में छुप जाऊंगी। जब बाजी मेरे बारे में पूछे तो आप कह देना कि वो खाला कुलसूम के घर गई हैं। मैं आज हर हाल में बाजी का राज जानकर ही रहूंगी। अम्मी को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए वो कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूं जैसे ही शाम हुई मैं अपने कमरे की अलमारी में छुप गई थी। बाजी तो 8 बजे ही कमरे में आया करती थी। मैं आज बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि न जाने बाजी का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। यूं ही वक्त गुजरता गया और ठीक 8 बजे बाजी जमीला डॉक्टरी कोट पहनकर कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने कमरे में आते ही कुंडी चढ़ा ली थी। फिर उन्होंने अपना बैग खोला। उसमें से उन्होंने ग्लव्स निकाले। वो जल्दी से अपने हाथों पर चढ़ा लिए। फिर मास्क भी नाक पर चढ़ा लिया था। वो सचमुच में डॉक्टर लग रही थी। अब मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था कि न जाने मरीज कहाँ से आएंगे। तभी बाजी ने एक अजीब सी हरकत की थी। उन्होंने हमारे कमरे की खिड़की खोल दी थी। ये खिड़की हमेशा बंद रहती थी क्योंकि ये घर से बाहर की जानिब खुलती थी। इसलिए अम्मी ने लोहे की मीखें वगैरह लगाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे बंद कर दिया था। मगर आज उस खिड़की पर लोहे की मीख मौजूद नहीं थी। बाजी ने बड़ी सहूलत से वो खिड़की खोली और उसमें से निकलकर बाहर चली गई थी। मैं हक्का बक्का रह गई थी, मगर फिर मैंने चादर ओढ़ ली और बाजी के पीछे ही घर से निकल गई। बाजी तेज तेज कदम उठा रही थी। मैं भी उनके पीछे ही थी। वो एक टैक्सी में बैठ चुकी थी। मैंने भी अपने लिए एक रिक्शा रोक लिया था और बाजी का पीछा करने लगी थी। यूं ही सफर कटता गया और बाजी की टैक्सी एक बहुत बड़ी कोठी के सामने जाकर रुक गई थी। बाजी बड़ी ठाठ से उस कोठी में दाखिल हो चुकी थी। मैं भी उनके पीछे ही गई थी। चौकीदार ने मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया था। वो कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं जमीला की बहन हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर आई है। चौकीदार मुअद्दिब सा होकर पीछे हट गया और मैं उस कोठी में चली गई। जमीला बाजी हॉल में दाखिल हो चुकी थी, जबकि मैं बाहर से ही उन्हें देख रही थी। वो एक नर्स से पूछ रही थी, जुबैर की तबीयत कैसी है? नर्स ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, वो किसी भी वक्त दम तोड़ सकते हैं। फिर बाजी एक कमरे में चली गई तो मैं हॉल में दाखिल हो गई। नर्स अब वहां से जा चुकी थी। मैं भी उस कमरे में चली गई जहां बाजी थी। मेरे नथनों से एक अजीब सी बदबू टकराई थी। मुझे उबकाई आने लगी थी और तभी बाजी की नजर मुझ पर पड़ी थी। उन्होंने मेरा हाथ दबोच लिया था और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। मैं बोली, बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताएं कि 8 जमातें पढ़कर आप डॉक्टरनी कैसे बन गई? बाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मरीज मेरा शौहर है। यूसुफ ने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हम गरीब थे, इसलिए मैंने इस करोड़पति इंसान के साथ शादी कर ली। एक दिन मैं अम्मी के साथ अस्पताल गई थी। वहां मुझे जुबैर नजर आए थे। सब इनसे दूर भाग रहे थे क्योंकि इनको एक जानलेवा मर्ज लाहक हो गया था। इनके जख्मों से पीप रिसती है और बदबू इस कदर होती है कि सांस लेना मुहाल हो जाता है। इनकी बीमारी अछूत थी, इसलिए सब सुनकर दूर भाग रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इस मरीज का ख्याल रखने लगूं तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। वो पैसे जमा करके अपनी दुकान वापस ले लूंगी। मगर जब मैंने जुबैर से इस मुतालिक बात की तो वो कहने लगे कि मुझसे शादी कर लो, मेरी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी।
तुम्हारा काम फकत इतना होगा कि तुम रात के वक्त मेरे पास बैठकर मुझे कहानियां सुनाओगी, मुझसे बातें करोगी, मुझे ये एहसास दिलाओगी कि मैं जिंदा हूँ। दिन तो किसी न किसी तरह कट ही जाता है, मगर रात नहीं कटती। मैं मान गई और मैंने इनसे निकाह कर लिया। दिन के वक्त ये नर्स इनका ख्याल रखती थी और रात के वक्त मैं। जुबैर ने मुझे शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया था और सुबह वापसी पर मैं उससे पैसे निकलवा कर ले आती ताकि अम्मी घर का खर्चा पानी चला सके। मैं बाजी की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, अगर आपको ये बीमारी लग गई तो? वो हंसकर बोली, तो फिर क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हारी और अम्मी की जिंदगी को आसान बनाकर ही मरूंगी। फिर बाजी बोली, अच्छा मुझे जुबैर के पास जाने दो। जब वो अपने शौहर के कमरे में गई तो उन्हें पता चला कि वो तो इंतकाल कर चुके हैं। बाजी ने सुबह होते ही उनकी तदफीन का इंतजाम कर दिया था। जुबैर की सारी जायदाद बाजी के नाम लग चुकी थी। हमने अम्मी को भी सारी बात बता दी थी। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्हें बाजी की बहुत फिक्र थी। खैर कुछ दिन गुजरे तो बाजी मुझसे कहने लगी, तानिया एक बात बताऊं? मैं बोली, जी कहें बाजी। बाजी बोली, हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया है, जाहिद। वो मुझे हर रात घर से निकलते हुए देखता था और फिर वो मेरी हिफाजत की खातिर साथ साथ चलने लगा। एक दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तब मैंने उससे कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ। वो बहुत गुस्से में आ गया था और फिर वो कभी मुझसे हमकलाम नहीं हुआ। तो मेरा एक काम कर दो, उसके घर जाकर बता दो कि मैं बेवा हो चुकी हूँ। अगर वो मेरा हाथ मांगना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। बाजी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगी। मैं बहाना बनाकर छत पर चली गई थी और फूट फूट कर रोती रही थी। मुझे अब पता चला था कि जाहिद की दिलचस्पी मुझ में नहीं थी। वो मुझसे बात भी फ़कत बाजी के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए करता था। और मैं कितनी पागल थी। ये समझ बैठी कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरा दिल किरची किरची हो चुका था, मगर मैंने सोच लिया था कि बाजी की ये खुशी उनकी झोली में डालकर ही रहूंगी। यूं मैंने अपना दिल कुचल डाला, जज्बात मार दिए, बाजी और जाहिद की शादी में मरकजी किरदार अदा किया। आज बाजी जाहिद की दुल्हन बनकर हमारे घर से रुखसत हो चुकी है, जबकि मेरा दिल उजड़ गया है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या मैंने ये सब दुरुस्त किया। बाजी की खुशियां उनको सौंपकर मैंने अच्छा किया या गलत? क्या मैं दोबारा जिंदगी में खुश हो पाऊंगी? सवाल बहुत है, मगर मेरे पास किसी एक बात का भी जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी प्यार मिलेगा भी या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।